हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसरी नंदन एकेडमी में स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा इलेक्शन कमीशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इसकी क्या फंक्शनिंग रहती है, इसकी क्या क्या वर्किंग रहती है, वो हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया है। ठीक है, अब इंडिया क्या है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। ठीक है, इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए हमें, इसमें एक इसेंशियल आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो वहाँ पे डेमोक्रेसी का कोई सेंस नहीं रहता है। जैसे कि आपके अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी होती है गवर्नमेंट होती है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, तीन शब्द ये थे, फॉर, बाय एंड ऑफ। तो एक ऐसी सरकार जो कि किसके लिए है, पीपल्स के लिए है, मतलब लोगों के लिए सरकार है। किसके द्वारा है, लोगों के द्वारा सरकार है। और किसकी सरकार है, लोगों की ही सरकार है। ठीक है, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ही जो सरकार होती है उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। अब यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए हमें पता है कि हमारे भारत में कई सारी जो है पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ए बी सी डी सो ऑन। ठीक है, अब जो डेमो हमारी सरकार है, लोगों की सरकार है, हमने उस सरकार को भेजा कि भाई आपने एजेंडा ऐसे ऐसे बताया, हमको आपका एजेंडा अच्छा लगा, हमें आपके जो है बातें अच्छी लगी, हम चाहते हैं कि आप उन्हीं बातों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, और उससे हमारे देश का विकास करें। तो हमने ए को ये सोचते हुए ए को जिताया। ठीक है, ए जीत गया, बट ए ने क्या करा, ए ने जो है अपनी बात से मुकर गया। अब ये जो पार्टी है वो जो है सही से वर्क नहीं कर रही है, हमारे हित में कार्य नहीं कर रही है, वो अपनी मनमानी चलाई जा रही है। तो क्या होता है, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, तो लोगों के पास शक्ति होती है कि वो इसकी सरकार को गिरा देगी। ठीक है, फिर किसकी सरकार बनाएगी, उनको फिर जो अच्छा लगा, सपोज उनको सी अच्छा लगा तो वो सी की सरकार बना देंगी। अगर सी ने भी सही से वर्क नहीं किया फिर सी को भी हटा देगी, फिर बी की सरकार बना देगी। तो ऐसे लोगों के पास शक्ति होती है कि वो सरकारों को गिरा सकती है। और वो शक्ति उनके पास कहाँ से आती है, वो आती है वहाँ से, इलेक्शन से। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो ही ये संभव रहेगा। ठीक है, अगर इसमें भी कुछ अगर घोटालेबाजी रहेगी तो वहाँ पे जो डेमोक्रेसी नहीं रह पाती है। ठीक है, तो यही बात करते हैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन वहाँ पे जो स्थापित होता है। अब इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, वहाँ पे इलेक्शन करवाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होल्ड करना, वहाँ पे लोगों के वोटर आईडी बनना। ठीक है, कौन कौन सी पार्टी है उनके लिए पूरा जो बंदोबस्त होता है वो सारा कौन करता है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, अब ये कहता है इमेजिन द हार्ट बीट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी द इलेक्शन। तो जो इंडियन डेमोक्रेसी की हार्ट बीट क्या है, वो इलेक्शन है। अगर इलेक्शन नहीं है तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं बनता है। एट इट कोर इट स्टैंड्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई की यहाँ पे बात होती है। इस्टेब्लिश टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो ईसीआई की ही जिम्मेदारी होती है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसी की जिम्मेदारी होती है कि स्वतंत्र और जो है सही तरीके से चुनाव वहाँ पे हो सके। दिस इंडिपेंडेंट बॉडी नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसको फ्री एंड फेयर होने के लिए क्या आता है, इसको हमने इंडिपेंडेंट बॉडी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो क्या है, आपकी इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो एक क्या है, स्वतंत्र जो वहाँ पे एक बॉडी है, वो किसी के अंडर नहीं आती, वो किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। अगर किसी गवर्नमेंट के अंडर आई तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने से रहा फिर। ठीक है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र है, ये किसी के भी अंडर नहीं आती है। Safeguard the democratic value of overseeing election to parliament, state legislature and even the president's office। तो इसका काम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, मतलब वही करवाना नहीं, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं वो भी, जो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होते हैं, विधानसभा विधान परिषद के, वो भी, यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो भी कौन कराता है, आपका ईसीआई करवाता है। ठीक है, लेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उसमें जो सबसे मुख्य अधिकारी कौन होता है, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहां पे होता है, जो कि पूरे कमीशन को चलाता है। द ईसीआई कंडक्ट इलेक्शन फॉर वेरियस पोजिशन। ठीक है, ये काफी सारी पोजिशन के लिए इलेक्शन करवाता है। फ्रॉम रजिस्टरिंग वोटर्स एंड वेरीफाइंग पॉलिटिकल पार्टीज टू डिप्लॉइंग पोलिंग ऑफिसर्स एंड काउंटिंग मिलियंस ऑफ वोट। तो इनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना नहीं है, वहाँ पे वोटर्स को रजिस्टर करवाना भी है, वेरीफाई करना पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है, जो पोलिंग ऑफिसर होते हैं कि कौन कौन से पोल पे कौन कौन से ऑफिसर जाएंगे, वो काम भी किसका रहता है, इलेक्शन
कमीशन का रहता है। देखा होगा ना आपने कि जब इलेक्शन होते होंगे तो कई सारी पुलिस जो है वहाँ पे पूरी बस में भर भर के जाती है इलेक्शन करवाने के लिए। तो वो सब कौन आदेश देता है? वो देता है आपका इलेक्शन कमीशन। वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। वहाँ पे ईसीआई ही उनको आदेश कर रही होती है कि आप और आप जो है इस जगह जाइए, वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाइए। ठीक है। दे एंश्योर वेरी वॉइस इज हियर्ड। वो चाहते हैं कि हर एक वॉइस वहाँ पे सुनी जाए। किस तरीके से? वोट के द्वारा। इसलिए हर एक व्यक्ति का वोट बनना, उसको जो है रिफॉर्म करना। अगर कोई व्यक्ति किसी जगह से किसी दूसरी जगह गया है तो वहाँ से पहले वाले का वोट रद्द करके दूसरे वाले को वहाँ पर उसको रजिस्टर करना। तो ये सब काम किसका रहता है? ईसीआई का काम रहता है। द ईसीआई इज अ watchdog preventing voter intimidation and fraud throughout the strict codes of conduct, investigation and swift action। तो ईसीआई क्या है? ईसीआई क्या है? वॉच डॉग है। वो देखता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। वो सारे जितने भी फ्रॉड होते हैं वोटिंग के थ्रू वो उसको नियंत्रित करने का काम करती है ईसीआई। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि द ईसीआई इज इन जस्ट अ इंस्टीट्यूशन, इट इज अ सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ। तो ईसीआई क्या है? ये क्या है? भारत की जो डेमोक्रेसी है उसकी शक्ति है। अगर ईसीआई कमजोर होगा तो डेमोक्रेसी वहां पे कमजोर हो जाएगी। एवरी इलेक्शन दे कंडक्ट रीअफर्म्स द पावर ऑफ पीपल्स टू चूज देयर लीडर। तो हर इलेक्शन के साथ क्या होता है? पावर, जो लोगों की शक्ति होती है फिर से अपने नेता को चुनने की, अपनी गवर्नमेंट चुनने की, वो उसको एंश्योर करता है। As India's democracy evolves, the ECI remains steadfast, ensuring every vote translates into a voice for a vibrant, diverse nation। तो जैसे जैसे हमारा डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है तो ईसीआई क्या इंश्योर करता है कि हर एक वोटर की बात सुनी जाए। कैसे? कि वो वोट करेंगे तो वो अपने जो हिसाब से गवर्नमेंट ला सकेंगे और उस हिसाब से नेशन हमारा डेवलप करेगा। ठीक है। आर्टिकल 342 प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन टू autonomous body, and the constitution ensures as in the case of Supreme Court and High Courts that it may be able to function freely without any executive interference। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या है? आपका एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगी। ठीक है। और वो क्या रहेगी? वो एंश्योर करेगी कि एज इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इट मे बी एबल टू फंक्शन फ्रीली। तो जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हम बात करते हैं कि वो क्या है? फ्री है। वो ना तो लेजिस्लेचर से बंधा हुआ है ना ही वो एग्जीक्यूटिव से बंधा हुआ है। ठीक है। वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। उसको ठीक लगेगा तो वो जजमेंट जो है न्याय के जो है उसमें पक्ष में देगा कि जो भी लॉ है या फिर कोई भी एक्ट है क्या वो सही है नहीं है। वो इंडिपेंडेंट है। कौन? जुडिशरी। ऐसी क्या है? आपका इलेक्शन कमीशन आपका इंडिपेंडेंट है। ना तो किसी गवर्नमेंट के अंडर आता है, ना ही किसी लेजिस्लेटिव के, ना ही एग्जीक्यूटिव के, ना ही जुडिशरी के। ठीक है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो देखते हैं आर्टिकल 342 क्या कहता है। आर्टिकल 342 बात करता है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। जो अधीक्षण की जो आपकी वो होती है इसमें अधीक्षण, सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन मतलब कि आदेश देने की, जो निर्देश देने की जो शक्ति होती है या फिर उसको नियंत्रण करने की जो शक्ति होती है, किसको? इलेक्शन को। वो किस में निहित होती है, किस में वेस्टेड होती है? वो होती है आपकी इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कमीशन ही जो है ये सारे कार्य कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। इसका पहला क्लॉज कहता है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स मतलब जो आपकी वोटिंग लिस्ट होती है वो कौन प्रिपेयर करता है? आपका इलेक्शन कमीशन करता है, प्रिपेयर करता है। एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन, और जितने भी इलेक्शंस हैं किसके? पार्लियामेंट के या फिर लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, जो हर राज्य के जो विधानसभा विधान परिषद है उनके जो इलेक्शन होते हैं। ठीक है। एंड ऑफ इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ तक कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शंस होते हैं वो भी कौन कराता है? आपका इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है। तो वो किस में निहित होते हैं? एक कमीशन में होते हैं और उस कमीशन को क्या क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन कहते हैं। ठीक है। ये पहला जो क्लोज है वो क्या करता है? वो इलेक्शन कमीशन की स्थापना करता है, उसकी फंक्शन बताता है कि इसका काम क्या होता है? सुपरिटेंडेंट करना है, निर्देश देना है या फिर उसको नियंत्रित करना है इलेक्शंस को। ठीक है। इसका सेकंड क्लोज कहता है द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो आपका इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है वो किससे मिलके बनता है? वो बनता है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलके बनता है। ठीक है। एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी।
अगर और भी हैं तो अदर इलेक्शन कमिश्नर भी हो सकते हैं, अगर नियुक्त किए गए हैं तो, मतलब कि मुख्यतः उसमें ये तो होना ही चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होकर ही बनेगा। ठीक है, अगर नियुक्त किए गए हैं तो अदर भी इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं। ठीक है, क्या कहता है, इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स एंड अपॉइंट। ठीक है, अब ये जो अदर जो आपके इलेक्शन कमिश्नर है, ये कौन अपॉइंट करता है, आपका राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। प्रेसिडेंट कहता है कि इसके अलावा 3 और जो है इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए, तो वहाँ पे राष्ट्रपति जो है वहाँ पे 3 को नियुक्त कर सकता है, अदर को भी। राष्ट्रपति को लगा कि भाई 10 होने चाहिए तो 10 कर सकता है, पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो उसमें होगा ही होगा। ठीक है, and the appointment of the chief election commissioner and other election commissioner shall subject to the provision of any law made in that behalf by the parliament be made by president। ठीक है, तो और जो इनके जो इलेक्शन होंगे, जो इनका जो नियुक्ति होगी, वो कौन डिसाइड करेगा, वो जो है पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा वहाँ पे जो है वहाँ पे होगा। क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड इन डेट बिहाफ बाय द पार्लियामेंट बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वहाँ पे जो पार्लियामेंट अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी लॉ बनाता है तो उसके अनुसार ही ये नियुक्त होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पे नियुक्त होंगे। ठीक है, सिंपल सा है। इलेक्शन कमीशन में कौन होगा, एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और अगर राष्ट्रपति कहता है कि इतने और होने चाहिए इलेक्शन कमिश्नर, तो वहाँ पे अदर इलेक्शन कमिश्नर भी वहाँ पे नियुक्त हो जाएंगे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो आपके इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उनकी नियुक्ति होगी, वो कौन डिसाइड करेगा, वो आपका पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, वो जो आपकी नियुक्ति होगी किससे सब्जेक्ट करेगी, वो आपकी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा जो है वहाँ पे डिसाइड करेगी। ये आपका आर्टिकल 324 कहता है। इसका थर्ड क्लॉज कहता है, व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज सो अपॉइंटेड, कि हमने देखा था कि जो इलेक्शन कमीशन था उसमें कौन होता है, एक तो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और कौन होता है उसमें, अदर इलेक्शन कमिश्नर उसमें होते हैं। तो अगर इनकी नियुक्ति हो रही है, अदर वालों की नियुक्ति हो रही है, व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज सो अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल एक्ट एज द चेयरमैन। तो अगर ये अपॉइंट नहीं हो रहे हैं तो इसको हम कहेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहेंगे। अगर ये अपॉइंट हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये अपना आप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, शैल एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो अगर अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं तो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कौन बन जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहां पे उसका चेयरमैन बन जाएगा, उसका अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, फोर्थ कहता है, द प्रेसिडेंट में आल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन सच रीजनल कमिश्नर, जनरली डीएम और एसडीएम, एज ही में कंसिडर नेसेसरी फॉर द असिस्टेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भाई हमको रीजनल कमिश्नर बनाना है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, इलेक्शन कमीशन से वो क्या कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है, उससे जो है मशवरा कर सकता है। राष्ट्रपति क्या करेगा, जो इलेक्शन कमीशन है इससे मशवरा करेगा, और वो क्या करेगा, वहाँ पे रीजनल कमिश्नर वहाँ पे नियुक्त कर देगा। ठीक है, वो जनरली कौन होते हैं, वो आपके डीएम और एसडीएम होते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, तो वहाँ पे जो आपको फोर्थ क्लॉज है, वहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वहाँ पे रीजनल कमिश्नर की नियुक्ति की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ कहता है इसमें, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिसर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रीजनल कमिश्नर शैल बी सच एज प्रेसिडेंट मेड बाय रूल डिटरमाइन। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है, सब्जेक्ट टू का मतलब क्या हो गया, हम पार्लियामेंट की प्राथमिकता हम देंगे। अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और उसमें कहा कि जो उनकी सर्विस होगी या फिर जो टेन्योर होगा, जो उनका टर्म होगा, वो क्या होगा, सपोज 5 ईयर कर दिया या फिर 10 ईयर कर दिया, तो वो वाली बात चलेगी। ठीक है, अगर पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ नहीं बनाया है तो जो इनकी सर्विस और टेन्योर होगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो आपका पार्लियामेंट जो रूल बना के डिसाइड, वो प्रेसिडेंट आपका रूल बना के डिसाइड करेगा। क्या बात कही कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है और उसमें सर्विस और वहाँ पर टेन्योर की बात की है, उनके कार्यकाल की बात की गई है, तो वो वाली बात हम मानेंगे। अगर पार्लियामेंट ने इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कहा गया है तो उनकी जो सर्विस है या फिर उनका जो टेन्योर है, उनका जो कार्यकाल है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो आपका राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। ठीक है, प्राथमिकता किसको दी हमने,
पार्लियामेंट को हमने प्राथमिकता यहाँ पे दी है। इसमें परंतु आता है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब क्या हो गया, वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वहाँ पे जो उसका ग्राउंड दे रखा है वहाँ पे उसके रिमूवल का, वही ग्राउंड जो है यहाँ पे चलेगा कि अगर इलेक्शन कमिश्नर को हमें जो है वहाँ पे रिमूव करना है तो वो कैसे रिमूव किया जा सकता है कि अगर वो जो है मिसकंडक्ट करता है, वो ये मिसकंडक्ट या फिर इनकेपेसिटी होती है वहाँ पे, जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए वहाँ पे बता रखा है। ठीक है, एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन चीफ कमिश्नर शैल नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। ये कहता है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो गया है, ठीक है, अगर अपॉइंट हो गया है तो जब तक वो बना रहेगा तो उसकी जो सर्विस है, जब भी उसको सैलरी वगैरह मिल रही है, जब भी उसको फैसिलिटी मिल रही है, उसको कम नहीं किया जाएगा उसके कार्यकाल तक। जब तक वो बना हुआ है उसकी जो है सर्विस या फिर इसका जो भी पेंशन वगैरह वो सैलरी वगैरह है वो सब उसको कम नहीं किया जाएगा, फैसिलिटी उसकी कम नहीं की जाएगी। इसका परंतु कहता है। इसका दूसरा परंतु कहता है डेट एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है तो किस ग्राउंड पर रिमूव किया जा सकता है, जैसे कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए बता रखा है। ठीक है, बट इसके अलावा अगर अदर इलेक्शन कमिश्नर है या फिर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर है, अगर इनको रिमूव करना है तो वो शक्ति किसके पास है, वो आपकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है। अगर इसने कह दिया कि इनको रिमूव कर दो तो रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 324 का क्लॉज 5 कहता है। अब इसमें केस आता है आपका इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण का केस आता है। ये कहता है इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंडिपेंडेंट एंड फेयर इलेक्शन, जुडिशियल रिव्यू एंड द रूल ऑफ लॉ आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस में क्या क्या गया था, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। क्या क्या है इसमें, एक तो इंडिपेंडेंट एंड फेयर इलेक्शन, जो आपके चुनाव हो रहे हैं वो आपके स्वतंत्र और जो है वहाँ पे सही तरीके से होने चाहिए, ये वाली बात। दूसरा जुडिशियल रिव्यू कि जो आपका जो जुडिशियल रिव्यू जो आपकी कोर्ट की जो इंटरप्रिटेटिंग पावर होती है, उसको रिव्यू करने की शक्ति होती है, वो भी आपका किस में आता है, बेसिक डॉक्ट्राइन में आपका आता है। और रूल ऑफ लॉ ये भी क्या आता है आपका बेसिक डॉक्ट्राइन में आता है। तो आप इनको नहीं बदल सकते अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, कौन से केस में आया था आपका, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण वाले केस में आपका आया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 325, नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। तो ये कहता है कोई भी व्यक्ति इनएलिजिबल नहीं किया जाएगा, उसको हम जो है मना नहीं करेंगे किसी भी इलेक्टोरल रोल या फिर वोटिंग लिस्ट है, हम उसमें आने से उसको नहीं रोकेंगे। किस बेस पे, उसके रिलीजन, रेस, कास्ट या फिर सेक्स। ठीक है, तो हम उसके धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग को लेकर हम उसको किसी भी वोटर लिस्ट में आने से रोक नहीं सकते। अगर कहा गया कि भैया तुम तो इस धर्म को, हम तुम्हारे वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं लिखेंगे, तो ये कहा कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा। उसकी जात को देख के, उसके जो है लिंग को देख कर, उसके सेक्स को देख कर हम कहते हैं कि आपका वायलेशन, हम उसको वोटिंग लिस्ट में डाले ना डाले, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आर्टिकल 325 वहाँ पे उसको मना करता है। ठीक है, आर्टिकल 326 कहता है इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। तो जो हाउस ऑफ पीपल के जो वो हो रहे हैं इलेक्शन, लोकसभा के जो इलेक्शन हो रहे हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट मतलब कि विधानसभा के जो आपके इलेक्शन हो रहे हैं वो किस पे होंगे, वो अडल्ट सफरेज पे होंगे। अडल्ट सफरेज मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो मत देने का जो उम्र होगी वहाँ पे कम से कम वो होगी 18, मतलब 18 प्लस व्यक्ति जो है वहाँ पे वोट दे सकता है। ठीक है, कहाँ दे रखी वाली बात, आर्टिकल 326 में बता रखी है। Substituted age 18 plus year for 21 years by the Constitution 61st Amendment Act 1988। तो ये कहता है कि 1988 से पहले जो वोट देने की जो एज थी वो क्या थी, 21 प्लस थी, कि जो 21 साल से ऊपर का व्यक्ति है वही वोट दे सकता था, उससे नीचे का व्यक्ति वोट नहीं दे सकता था। बट 1988 में क्या आया, आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसने क्या करा, जो 21 ईयर्स की जो एज थी
इसको घटा के क्या कर दिया, इसने कर दिया 18 ईयर्स कर दिया, मतलब कि अब 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जो है वोट दे सकता है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 326 में आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 327, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर, मतलब कि यहाँ पे पार्लियामेंट की पावर होगी कि क्या कर सकती है, वो इलेक्शन को लेकर वहाँ पे प्रोविजंस बना सकती है। टू मेक प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, मतलब पार्लियामेंट में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसको लेके क्या कर सकती है, वहाँ पे प्रोविजंस बना सकती है। ठीक है, कानून बना सकती है। और ऐसे ही आर्टिकल 328 में कहता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है, ठीक है, वहाँ पर उसकी पावर होती है। आर्टिकल 327 में किसके पास पावर दी है, पार्लियामेंट को पावर दी है उसके इलेक्शन के लिए प्रोविजन बनाने के लिए। और 328 में क्या कहा गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होती हैं वो अपने राज्यों में इलेक्शन करने के लिए वहाँ पे प्रोविजंस बना सकती है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट को शक्ति दे रहा है, यहाँ पे ये स्टेट लेजिस्लेचर्स को शक्ति दे रहा है। ठीक है, अब आर्टिकल 329 कहता है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। तो अगर इलेक्शन से रिगार्डिंग कोई मैटर है, ठीक है, तो वो जो है कोर्ट के पास नहीं जाएगा, वो इलेक्शन कमीशन ही डील करेगा। तो यहाँ पे कोर्ट को प्रतिबंधित किया गया है कि आप जो इलेक्शंस के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम इलेक्शंस करवाएंगे, ठीक है, अगर कोई बाद में कोई इशू आता है तब आप तब देखना, बट आप बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये कहते हैं द डेलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी और द अलॉटमेंट ऑफ सीट, कि जो हम क्षेत्र बांटते हैं कि ये आपका विधान सभा क्षेत्र है या आपका विधान परिषद क्षेत्र है, इस टाइप से बढ़ता है ना, लोकसभा क्षेत्र, राज्यसभा क्षेत्र, तो उसमें ठीक है, अगर कोई भी हमारी बात की गई है आर्टिकल 327 328, तो 327 या 328 में हमने कोई भी प्रोविजन बनाया है तो वो जो है किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं होगा, उसको लेकर जो है किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, कोई भी ऐसे प्रोविजन या फिर कोई सी ऐसे हमने प्रावधान बनाए हैं जो कि आपके 327 और 328 के अंतर्गत हमने उस शक्ति को इस्तेमाल करते हुए हमने बनाए हैं, तो ऐसे प्रावधानों को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा इलेक्शन कमीशन का आपका ये आपका हो गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया, इतना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।